नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आप मुझे सुन रहे हैं टीचर पर्व पॉडकास्ट्स पर। हम में से अगर किसी को लगता है ना कि कहानियाँ किसी एक देश की होती हैं या किसी एक भाषा की होती हैं या किसी एक इंसान की भी हो सकती हैं, तो उसे बदलना होगा। ये दुनिया सिमट कर एक गांव बेशक न बन पाई हो, मगर कहानियाँ, मुहावरे, वो जो बातें हैं ना, हमारी लोक धुनों से लेके लोक कथाओं तक, सब केवल अपने देश की नहीं, राज्य की नहीं, आपके महाद्वीप की नहीं, पूरी दुनिया की वो बातें एक सी हैं। तभी तो इस दुनिया को एक गांव कह दिया जाता है। बने बेशक ना, क्योंकि अब सरहदों की जो लकीरें हैं भाई, उनसे काफ़ी सारे लोगों के घर चलते हैं। जिसे राजनीति कहते हैं वो राज करने की नीति हो सकती है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम तो कहानियों वाले लोग हैं, या कहें कि हम कंठ की परंपरा के लोग हैं। तो आइए एक छोटी सी बात करते हैं आपसे। आपने सुना होगा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। ऐसा कुछ बात होती है कि जिसका काम होता है ना, वो करता है तो अच्छा रहता है। अब ये बात मैंने बोल दी आपसे। आपको पता है, उमी साची यामासाची, ये जापानीज़ में, जापान की जो भाषा है उसकी एक लोक कथा का मूल शीर्षक है। जो किताब है वो है जापान की लोक कथाएं। सुरेश ऋतुपर्ण जी ने ट्रांसलेशन की है, अनुवाद किया है जैपनीज से हिंदी में। अब इन कहानियों की शीर्षक जो हैं वो हिंदी में अनुवाद बेशक उनका कर दिया गया है, मगर उनके अर्थ देखिए आप। है ना, दुनिया एक सी, अपनी सी, हमारी, आपकी, सबकी। अब कहानी कुछ इस तरह से है। आप तैयार तो हो गए हैं ना कहानी को सुनने के लिए? इस कहानी के कुछ 6-7 पन्ने हैं मेरे पास। मैं कहूँ तो इस किताब में अगर देखा जाए तो ये पेज नंबर होता है 99 से शुरू, और ये कहानी जाती है 111 तक, लगभग यही 12 पन्ने। आइए सुनते हैं। जापानी मान्यता के अनुसार सूर्य देवी अमातेरासु के पौत्र इज़ानामी और इज़ानागी के बच्चे हैं जापान के सभी टापू। इसीलिए सूर्योदय के देश जापान की इष्ट देवी हैं अमातेरासु। बहुत समय पहले जापान पर होहोदेमी का शासन था, जो अमातेरासु की वंश परंपरा के चौथे सम्राट थे। वे अत्यंत रूपवान, विद्वान, वीर और बहुत बड़े धनुर्धारी थे। धनुष विद्या में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए सब लोग उन्हें पर्वतों का अद्वितीय धनुर्धारी यामासाची को कहते थे। उनका एक बड़ा भाई भी था। वह मछलियां पकड़ने की विद्या में पारंगत था। जब वह अपनी मछली पकड़ने वाली वंशी और कांटा लेकर सागर किनारे जाता था तो सभी साथी मछेरे सोचने लगते थे कि आज तो उन्हें एक भी मछली नहीं मिल पाएगी। उसे इसी कारण सब लोग समुद्र का सर्वश्रेष्ठ मछुआरा उमी साची ही को कहते थे। अनेक वर्षों से एक ही काम करने से ऊब चुके होहोदेमी अपने बड़े भाई के घर आए और बोले, बड़े भाई, आपको जब भी मैं कांटा लेकर समुद्र की ओर जाते देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि काश मैं भी समुद्र किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ पाता। मैं भी आपकी तरह नाव पर बैठकर लहरों पर थिरकता और डूबते सूरज की लाली से रंगे हुए समुद्र के मनोहारी दृश्य को देखने का आनंद उठाता। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कुछ दिन अपने अपने काम बदल लेने चाहिए? क्या ही अच्छा हो कि आप एक दिन मेरे धनुष बाण लेकर जंगल में जाकर हिरण का शिकार करें और मैं आपका कांटा लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने का आनंद उठाऊं। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मौन रूप से सुन ली, कोई उत्तर नहीं दिया।
दरअसल बात यह थी कि वह अपने छोटे भाई से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि बड़े होने के कारण जापान का शासक होने का अधिकार उसका है, लेकिन सारा देश छोटे भाई के गुणों का प्रशंसक था, इसलिए शासन की डोर उसे ही सौंपी गई थी। छोटे भाई ने फिर पूछा, क्या आपको यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया है? बड़े भाई को भी मन ही मन यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, क्योंकि वह भी जीवन में कुछ परिवर्तन चाहता था, लेकिन उसे एकदम स्वीकार करके वह छोटे भाई के प्रस्ताव का महत्व नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने बड़े दबे स्वर से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा किया जा सकता है। तो कल तो मुझे अपना धनुष बाण दे जाना और मेरा मछली पकड़ने का कांटा ले जाना। छोटा भाई प्रसन्न भाव से घर लौट आया और अगले दिन अपना धनुष और बहुत से बाण लेकर बड़े भाई के घर जाकर उन्हें देते हुए बोला, भाई जी, आजकल जंगल में बहुत से हिरन हैं, आपको सचमुच शिकार करने में बहुत मज़ा आएगा। बड़े भाई ने भी उठकर अपनी मछली पकड़ने की वंशी और कांटा लाकर दे दिया और बोला, देखो, मेरी वंशी और कांटा बहुत कीमती हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। छोटा भाई बड़े उत्साह से वंशी और कांटा लेकर सीधे समुद्र तट की ओर निकल गया। वह आज बहुत प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब वह एक स्थान पर बैठकर ढेर सारी मछलियां पकड़ेगा और शाम को उन ताज़ी ताज़ी मछलियों को भूनकर साके के साथ खाने का आनंद उठाएगा। मछली पकड़ना कितना आसान है, एक जगह बैठ जाओ और कांटा पानी में डाल दो, बस फिर सारे दिन मछलियां पकड़ते रहो। और शिकार करने में कितनी थकावट होती है, सारे दिन शिकार की तलाश में भटकते रहो, तब कहीं जाकर एक दो शिकार मिलते हैं, और यदि निशाना चूक जाए तो बाण भी बेकार चले जाते हैं। ऐसे विचारों में डूबते उतारते वह समुद्र किनारे की एक चट्टान पर अच्छी सी जगह बैठ गया और कांटा समुद्र के पानी में डाल दिया। बहुत देर के इंतज़ार के बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। अब वह निराश होने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मछली पकड़ना भी शिकार की ही तरह एक कला है, जिसे सीखना पड़ता है, और लगातार अभ्यास करने के बाद ही व्यक्ति उस कला में पारंगत हो पाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर अपना कांटा पानी में डाल दिया। शाम होने के लक्षण प्रकट होने लगे थे। सूरज पश्चिम दिशा की ओर चला जा रहा था और आकाश के रंग भी बदलने लगे थे। तभी उसे लगा कि उसके कांटे में कोई मछली फंसी है, क्योंकि उसकी वंशी एक ओर झुकने लगी थी। वह एकदम तैयार होकर बैठ गया और एक तेज झटके से उसने अपना कांटा खींच लिया। लेकिन ये क्या हुआ? उसकी वंशी हल्की होकर ऊपर उठ गई। उसमें न तो मछली थी और न ही उसमें कांटा लटकता दिख रहा था। वह घबरा गया। उसने आसपास कांटा खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था कि कांटा न लौटाने पर उसका बड़ा भाई बहुत नाराज होगा। वैसे ही वह अपने क्रोध के लिए पूरे जापान में प्रसिद्ध है। बड़े भाई को भी अब चिंता होने लगी कि वह छोटे भाई को उसका धनुष कैसे लौटाएगा। इसी चिंता में वह पहाड़ से नीचे उतरकर समुद्र की ओर चला जा रहा था कि उसने देखा कि उसका छोटा भाई हाथ में खाली वंशी लिए कुछ खोज रहा है। वह समझ गया कि मछली पकड़ने में अनाड़ी उसके भाई ने उसका कांटा खो दिया है। उसकी जान में जान आ गई। अब उसका भाई उससे धनुष नहीं मांग सकता था। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। बड़े भाई ने कुछ आगे बढ़कर अपने छोटे भाई से कहा, भाई, क्या बात है, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम घर चले गए होगे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बड़े भाई को यूं अचानक सामने देखकर छोटा भाई और घबरा गया। डरते डरते बोला, बड़े भाई जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। आपका मछली पकड़ने का कांटा यहीं कहीं गिर गया है
और अब अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं? बड़े भाई को मौका मिल गया। एकदम गुस्सा होते हुए बोला, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेशकीमती कांटे का ध्यान रखना, लेकिन तुमने हमेशा की तरह लापरवाही बरती और मेरा कांटा खो दिया। अब बताओ मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा? अब घर जाओ, सुबह आकर फिर खोजना, और जब तक कांटा न मिले मेरे पास धनुष मांगने मत आना। ऐसा कहकर बड़ा भाई अपने घर चला गया। उसके पीछे पीछे छोटा भाई भी घर लौट आया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह मन ही मन पछता रहा था कि क्यों उसने यह मुसीबत मोल ले ली। क्या ज़रूरत थी अपने अपने काम की अदला बदली करने की? अब उसे बुज़ुर्गों द्वारा कही गई बात, जिसका काम उसी को साजे, समझ में आने लगी थी। लेकिन अब क्या किया जाए? वह कांटा कैसे मिलेगा? इसी उधेड़ बुन में सारी रात कट गई। अब पौ फटने वाली थी। चिड़ियों की चहचहाट से सारा वातावरण संगीतमय हो गया था, लेकिन उसके मन में तो चिंता के हथौड़े चल रहे थे। वह जल्दी से उठकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां कल उससे कांटा खो गया था। उसने वहां का चप्पा चप्पा खोज लिया, पर कांटा न मिलना था और न मिला। वह निराश होकर घर लौट आया और उसने अपने पुरखों की दी हुई तलवार को आग में पिघलाकर 101 कांटे बनाए और अपने भाई को देने के लिए उसके घर गया। लेकिन उसके भाई ने उसकी एक नहीं सुनी। वह तो एक ही रट लगाए हुए था, मुझे केवल मेरा वाला कांटा ही वापस करो, मुझे और कोई भी कांटा पसंद नहीं है। बेचारा छोटा भाई फिर हताश होकर अपने घर वापस आ गया। किसी तरह रात काटकर अगले दिन फिर उसी जगह जाकर कांटा खोजने लगा। काफ़ी देर तक खोजने पर भी उसे कांटा नहीं मिला। तब वह निराश होकर एक पत्थर पर बैठ गया और अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उसके सिर पर एक अजीब सी टोपी थी, हाथ में छड़ी थी और चांदी से सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी थी। वह कुछ कुछ झुककर चल रहा था। छोटे भाई ने उसे पहले वहाँ कभी नहीं देखा था। वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि वह उसी की ओर आगे बढ़ता आ रहा था। होहोदेमी ने आगे बढ़कर और झुककर उस बूढ़े का सम्मान सहित अभिवादन किया। कोन्निचिवा, नमस्कार। बूढ़े ने भी प्रत्युत्तर में आशीर्वाद देते हुए कोन्निचिवा कहा और फिर कहने लगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप जापान के सम्राट होहोदेमी ही हैं, जिन्हें हम यामासाची के नाम से भी पुकारते हैं। सम्राट ने उत्तर दिया, जी आप ठीक कहते हैं, मैं यामासाची ही हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि आप कुछ खोज रहे हैं, क्या बात है? बूढ़े ने पूछा। दुखी मन से यामासाची ने बताया, मैं अपने बड़े भाई का मछली पकड़ने का कांटा खोज रहा हूँ, जो मेरी मूर्खता के कारण यहीं कहीं खो गया है। बूढ़े ने अपनी अनुभवी आंखें मिचकाते हुए कहा, सच बात तो यह है कि वह कांटा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह या तो किसी मछली के पेट में चला गया है या समुद्र के तल में पड़ा होगा। आप चाहें तो उसे यहाँ जिंदगी भर खोजते रहें, पर वह आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हताश यामासाची ने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे उस कांटे को पाऊँ? बिना उसे पाए मेरे बड़े भाई मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। बूढ़े ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, इसमें इतना निराश होने की बात नहीं है, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि तुम समुद्र के देवता रियूजिन के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताओ, वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। पर मैं वहां कैसे जा सकता हूं? मैं वहां का रास्ता भी नहीं जानता, यामासाची ने प्रश्न किया। बूढ़े ने उत्साह से कहा, अरे तुम इस बारे में चिंता न करो, मैं तुम्हारे जाने के लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कर दूंगा।
ऐसा कहकर उस बूढ़े ने पास में उगे कुछ बांस काटकर थोड़ी ही देर में एक सुंदर सी बांस की टोकरी नुमा नाव बना दी। उस टोकरी को देते हुए बूढ़े ने कहा, यामासाची सान, अब आप इसमें बैठ जाइए। ये आपको सीधे पाताल लोक में ले जाएगी। वहाँ आपको रियोजिन के महल को खोजने में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि वैसा सुंदर महल वहाँ एक ही है। यामासाची ने उस दयालु बूढ़े को बार बार धन्यवाद कहा और उस टोकरी नुमा नाव में बैठकर शीघ्र ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह छोटी सी नाव बड़ी तेजी से पाताल लोक की ओर चली जा रही थी। यह यात्रा बड़ी रोमांचकारी थी। यामासाची ने पहली बार समुद्र के अंदर की दुनिया के दर्शन किए थे। उसने उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें सुन रखी थी, लेकिन वह उसके अनुमान से भी ज़्यादा सुंदर और भव्य थी। इसलिए तो कहा जाता है कि स्वयं का अनुभव ही सच्चा अनुभव होता है। शीघ्र ही उसकी टोकरी नुमा नाव पाताल लोक के तल से जाकर लग गई और उसके सामने ही रियोजिन का भव्य महल दिखाई दे रहा था। महल के द्वार बंद थे और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दरवाज़ा खटखटाने में कुछ डर सा लग रहा था। कहीं ऐसा न हो कि उसके इस तरह अचानक आ जाने से सागर देवता नाराज़ हो जाएं। ऐसा सोचकर यामासाची ने सोचा कि वह पास के पेड़ के ऊपर चढ़कर कुछ देर प्रतीक्षा करेगा और जब कोई आता जाता दिखाई देगा तो वह उससे पूछकर ही महल में अंदर जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी उसने महल के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी और देखा कि दो अत्यंत सुंदर राजकुमारियां पानी के बर्तन लेकर उसी पेड़ के नीचे चली आ रही हैं। तब उसे पता चला कि वस्तुतः उस पेड़ के नीचे एक कुआं है और वे दोनों राजकुमारियां उसी कुएं से पानी लेने आई हैं। वह दम साधे वहां बैठा रहा। उन दोनों राजकुमारियों ने सोने के बने अपने अपने कलश रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दिए और झांक कर देखने लगी कि वे पानी से भर गए हैं या नहीं। तभी उन्होंने कुएं के जल में एक अत्यंत सुंदर युवक की परछाई देखी। वे पहले तो समझ ही नहीं पाईं कि यह परछाई कहाँ से आ रही है, पर तभी दोनों ने पेड़ की ओर ऊपर देखा और वहां उन्हें यामासाची को बैठा पाया। वे एकदम डर गईं और अपने अपने कलश कुएं से निकाल लिए, पर धीरे धीरे उनमें साहस आ गया और वे युवक से बोली, आप कौन हैं? वहां छिपकर क्यों बैठे हैं? तब तक यामासाची भी पेड़ से नीचे उतर आया और अत्यंत सम्मान सहित झुककर उसने उन दोनों राजकुमारियों का अभिवादन करते हुए कहा, मैं होहोदेमी हूँ और मुझे सब यामासाची के नाम से पुकारते हैं। यह सुनते ही दोनों राजकुमारियां एक साथ बोलने लगी, क्या आप सचमुच ही होहोदेमी हैं? सूर्य की देवी अमातेरासु के पौत्र और जापान के सम्राट? यामासाची ने स्वीकृति में सिर झुकाकर एक बार फिर अभिवादन किया। दोनों राजकुमारियां अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे महान सम्राट, हम सागर देवता रियोजिन की पुत्रियां हैं। मेरा नाम राजकुमारी तायोतामा है और ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम तामामोरी है। यामासाची भी उनका परिचय पाकर एकदम प्रसन्न हो गया और उनसे कहने लगा, अरे यह मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे सामने सागर देवता रियोजिन की पुत्रियां खड़ी हैं। वस्तुतः मैं तो आपके पिताजी के दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं ताकि मैं उनके दर्शन करके अपनी समस्या बता सकूं? दोनों राजकुमारियां फिर उत्साह में एक साथ बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दरअसल यह तो मेरे पिता का सौभाग्य है कि उनसे मिलने के लिए सूर्य देवी अमातेरासु के पौत्र स्वयं आए हैं। आप हमारे पीछे पीछे आने की कृपा करें। ऐसा कहकर दोनों बहनें रास्ता दिखाती हुई आगे आगे चलने लगीं और यामासाची उनके पीछे पीछे। तभी छोटी राजकुमारी कुछ ज्यादा तेज चलती हुई अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें जल्दी जल्दी सारा समाचार सुना दिया। सागर देवता रियोजिन इस समाचार को पाकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूर्य देवी के पौत्र उनके राज्य में कभी पधारेंगे और वह भी इस तरह अचानक और बिना किसी
पूर्व सूचना की? वे तत्काल अपने राजभवन से बाहर निकल आए ताकि वे सम्राट का समुचित स्वागत कर सकें। तब तक बड़ी राजकुमारी के साथ यामासाची महल के अंदर आ चुके थे। सागर देवता रियुजिन ने पूरी तरह झुककर सम्राट यामासाची का स्वागत करते हुए कहा, आपके इस पवित्र आगमन से मैं और मेरा राज्य अत्यंत गौरवान्वित हैं। कृपया अंदर पधारें। यामासाची उनकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके साथ बैठते हुए उन्होंने कहा, हे सागर देवता, मैं यहाँ एक अत्यंत विशेष काम से आया हूँ और आपकी सहायता चाहता हूँ। सागर देवता ने सिर झुकाकर कहा, सम्राट, आपकी सहायता करके मुझे विशेष गौरव प्राप्त होगा। कृपया मुझे अपनी समस्या बताएं। तब यामासाची ने कांटा खोने और बड़े भाई के क्रोध की सारी बातें सागर देवता को बता दी। उनकी बातें सुनकर सागर देवता ने कहा, हे महान सम्राट, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं अभी अपने गुप्तचरों द्वारा इस बात का पता लगा लूंगा कि आपका कांटा कहाँ है। तब तक आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। इतना कहकर सागर देवता ने एक रस्सी खींचकर द्वार पर लगे विशाल घंटे को बजा दिया। कुछ ही क्षण में अनेक जलचर वहां एकत्रित हो गए और सिर झुकाकर आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तब सागर देवता ने अपने सम्माननीय अतिथि का परिचय सभी से कराया और उनके आने का कारण भी समझा दिया। फिर आदेश देते हुए कहा, हमारे राज्य का कोना कोना छान डालिए और सभी जलचरों से पता करें कि हमारे महान यामासाची का वह कांटा कहाँ है और उसे जितना जल्दी हो सके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि महामहिम सम्राट के स्वागत भोज की तैयारियां की जाएं। उनकी बात सुनकर बड़ी बेटी हंसकर बोली, पिताजी, क्या यह भी कहने की बात है? स्वागत भोज की सभी तैयारियां तो बहुत पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, बस आप दोनों के पधारने की ही देर है। अपनी बेटी की ऐसी समझदारी भरी बात सुनकर सागर देवता का मस्तक गर्व से भर उठा और यामासाची की ओर उन्मुख होकर बोले, देखा महान सम्राट, हमारी बेटियां हमसे भी आगे की सोच लेती हैं। यामासाची ने भी दोनों बेटियों के सौंदर्य, बुद्धि और सौजन्यता की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब दोनों लोग उठकर स्वागत भोज के लिए विशेष कक्ष में पहुंच गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दोनों बेटियां स्वयं स्वागत के कार्य में लगी हुई थीं। उन्होंने सबसे पहले अतिथि को गर्म पानी में कसकर निचोड़े हुए कपड़े हाथ मुंह पोंछने के लिए दिए। यामासाची ने उनसे हाथ मुंह पोंछ लिए और एकदम ताज़ा हो गए। तब तरह तरह की साके प्रस्तुत की गईं। इनमें से कुछ का स्वाद तो स्वयं सम्राट के लिए भी नया था। तत्पश्चात अनेक प्रकार की मछलियों, केकड़ों और ऑयस्टर आदि से बनाए गए भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से अतिथि के सामने रखी चाबुदाई यानी मेज़, छोटी मेज़ को पूरी तरह से भर दिया गया। सागर देवता और यामासाची ने भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद वे लोग फिर मुख्य कक्ष में आ गए। अब तक गुप्तचर विभाग के प्रमुख वहां आ चुके थे और सागर देवता के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सागर देवता वहां आए तो गुप्तचर प्रमुख ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। उनके झुके हुए चेहरे को देखकर ही सागर देवता समझ गए कि उन्हें कांटा खोजने में सफलता नहीं मिली है। प्रमुख ने बताया कि पूरे सागर तल को छान मारा गया है, लेकिन किसी भी स्थान पर कोई कांटा नहीं मिला है। सागर देवता ने आदेश दिया कि जापान के सागर तट पर विचरण करने वाली सभी मछलियों को यहाँ बुलाया जाए। तत्काल ही सभी मछलियाँ वहाँ उपस्थित हो गई। तब सागर देवता ने सबके सामने सम्राट यामासाची का परिचय देते हुए समस्या बताई और आदेश दिया कि जिस किसी के पास यह कांटा हो या इस बारे में कुछ भी जानकारी हो उन्हें तत्काल सूचित किया जाए। सभी उपस्थित मछलियाँ तथा अन्य जलचर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी एक सोन मछली ने आगे आकर कहा, मुझे लगता है कि ताई नामक मछली रोहू ने ही यह कांटा चुराया है। सागर देवता ने पूछा, तुम्हारा ऐसा सोचने का क्या कारण है? तब सोन मछली ने बताया कि वह कल शाम से ही बाहर नहीं निकली है। वह कुछ खा पी नहीं रही है क्योंकि उसका गला खराब है। मुझे लगता है कि कहीं उसी के गले में कांटा न फंसा हुआ हो। सागर देवता को सोन मछली की बात तर्कपूर्ण लगी। उन्होंने शीघ्र ही एक दूत भेजकर उसे बुला भेजा। ताई मछली डर से कांप रही थी। सागर देवता ने
नाराज़गी के साथ कहा, तुमको जब बुलाया गया तो यहाँ क्यों नहीं आई? ताई ने थर थर कांपते हुए बताया, क्षमा करें महाराज, मैं अपनी बीमारी के कारण ही नहीं आ सकी। यदि मुझे पता होता कि कांटे की खोज के लिए आपने हम सबको बुलाया है तो मैं सबसे पहले आती, क्योंकि इस कांटे के कारण मैं स्वयं भी बड़ी पीड़ा में फंसी हुई हूँ। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर सच यह है कि मैंने कांटे की चोरी नहीं की है। यह तो स्वयं मेरे गले में फंसकर वंशी से अलग हो गया था। अब आप भले ही मेरा गला काट दें, पर मुझे इस कांटे से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। सागर देवता का गुस्सा कुछ कम हुआ। उन्होंने केकड़े डॉक्टर से कहा कि आप अपनी कैंची जैसी टांगों से ताई के गले में फंसे कांटे को निकाल कर सामने रखें। केकड़े ने तत्काल बड़ी कुशलता से वह कांटा ताई के गले से निकाल दिया और धो पहुँचकर सागर देवता के सामने रखकर पीछे हट गया। कांटे को देखकर यामासाची की प्रसन्नता का ठिकाना न था। अब वे भाई के क्रोध से बच सकेंगे। उन्होंने सागर देवता को कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन सागर देवता का ताई पर गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। तब यामासाची ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप ताई पर और गुस्सा न करें, वस्तुतः गलती तो मेरी ही है। यदि मुझे मछली पकड़ने की कला आती तो भला मेरा कांटा मेरी वंशी से दूर होता। वह तो मेरी नासमझी और अकुशलता थी कि कांटा निकल गया और बेचारी ताई को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। अब मुझे मेरा कांटा वापस मिल गया है, इसलिए ताई को क्षमा करने की कृपा करें। सम्राट की ऐसी विनम्रतापूर्ण बात सुनकर सागर देवता का गुस्सा कम हो गया और उन्होंने ताई को क्षमा करते हुए अभयदान दे दिया। सभी जलचर सागर देवता और सम्राट यामासाची की जय जयकार करते हुए वापस चले गए। तब तक बड़ी राजकुमारी एक सुंदर डिब्बा ले आई जिसमें मखमल लगी हुई थी। उसमें उस कीमती कांटे को संभाल कर रख दिया गया और फिर यामासाची को देते हुए बोली, सम्राट, इस डिब्बे को संभाल कर रख लें। यदि यहीं रह गया तो आपको एक बार फिर आना पड़ेगा। बड़ी राजकुमारी की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े। यामासाची जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे वह पूरा हो गया था, इसलिए उन्होंने सागर देवता से अनुग्रह पूर्वक कहा, अब आप मुझे जापान लौटने की आज्ञा देने की कृपा करें। वहाँ मेरे पीछे से सारा राजकाज अस्त व्यस्त हो गया होगा। मैं आपके प्रेम और आतिथ्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सागर देवता चाहते थे कि यामासाची सान कुछ समय तक और यहाँ रुकते, लेकिन स्वयं राजा होने के कारण राजा के कर्तव्यों से भी परिचित थे, इसलिए उन्होंने भरे मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी। तब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि वे उनके योग्य कोई सुंदर सा उपहार ला कर दें। दोनों बेटियां अंदर चली गईं और कुछ ही देर में दोनों अपने अपने हाथ में एक एक दमकती हुई मणि लेकर आईं। सागर देवता ने वे दोनों मणियां सम्राट यामासाची को देते हुए कहा, मैं आपकी इस सागर यात्रा की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए आपको ये दो अमूल्य, अलभ्य और अद्भुत मणियां दे रहा हूँ। इनके नाम हैं नंजियू और कंजियू। कृपया इन्हें स्वीकार करें। सम्राट यामासाची ने वे दोनों मणियाँ बड़े सम्मान के साथ स्वीकार की और फिर बोले, मैं ये अद्भुत और अलभ्य मणियाँ पाकर गौरवान्वित हूँ। अब कृपया करके मुझे यह भी बताएं कि इनकी विशेषता क्या है। तब सागर देवता ने बताया कि यह पहली मणि ज्वार लाने वाली है और दूसरी मणि ज्वार को उतारने वाली है, अर्थात समुद्र के ज्वार भाटे पर अब पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं आप। यामासाची ने कहा, सचमुच ये तो अद्भुत उपहार हैं। अच्छा, तो अब मैं अपनी वापसी की यात्रा पर निकलूंगा। तब सागर देवता ने हंसकर कहा, मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। अब आप उस छोटी सी नौका में नहीं वरन हमारे राजकीय वाहन से लौटेंगे। आइए, बाहर सब लोग आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। बाहर आकर यामासाची ने देखा कि महल के द्वार पर एक विशालकाय मगरमच्छ खड़ा है और उसकी पीठ पर एक सुंदर सिंहासन रखा है। सागर देवता ने उन्हें उस सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। तब उनकी दोनों बेटियों ने आगे बढ़कर यामासाची की उस सिंहासन पर बैठने में सहायता की। चारों ओर जलचरों का समुदाय खड़ा था। सागर देवता का इशारा पाकर मगरमच्छ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ते ही हर ओर से सायोनारा सायोनारा, विदा, फिर हमारे यहाँ आने की कृपा करें जैसे शब्दों से वातावरण गूंज उठा।
यामासाची ने हाथ हिलाकर सबसे विदा लेते हुए अंतिम रूप से धन्यवाद कहा और तब तक वह विशालकाय मगरमच्छ अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। जो यात्रा यामासाची ने अपनी टोकरी जैसी नाव में घंटों में तय की थी, वह उस तीव्रगामी मगरमच्छ ने कुछ ही मिनटों में पूरी कर ली। शीघ्र ही यामासाची उसी चट्टान के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। लेकिन सागर देवता के महल में बिताया कुछ समय ही पृथ्वी पर अनेक वर्षों के समान था। अतः उन्होंने देखा कि वहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। जब वे अपने निवास स्थान पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उस पर उनके बड़े भाई ने अधिकार कर लिया था। चूंकि उनका बड़ा भाई स्वयं जापान का सम्राट बनना चाहता था, इसलिए उसने उस खोए हुए कांटे को खोजने के बहाने छोटे भाई को राज्य से दूर कर दिया। और जब 3 वर्ष का लंबा समय गुजर गया तो वह बहुत खुश हुआ कि अब उसका छोटा भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उसने अपने आप को जापान का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट बनते ही उसने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए। वह सबसे भारी कर लेता था। राज्य में कोई भी उससे खुश नहीं था। यामासाची यह जानकर और देखकर अत्यंत दुखी हुआ। वह सीधे अपने भाई के पास गया और प्रार्थना के स्वर में बोला, आदरणीय भाई जी, मैं आपका खोया हुआ कांटा खोज कर ले आया हूँ। अब आप मेरा धनुष लौटाने की कृपा करें। उमीसाची को छोटे भाई से इस तरह लौट आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उसे वापस आया देखकर अचरज में पड़ गया। दूसरी आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि वह समुद्र में खोए हुए उस कांटे को भी लौटा रहा था, जिसके मिलने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब उमीसाची के पास कोई बहाना नहीं रह गया था। उसने कहा, देखो मेरे छोटे भाई, जब तुम इतने दिनों तक नहीं आए तो मैंने उस धनुष को बेकार समझकर नदी में फेंक दिया था। अब मैं उसे नहीं लौटा सकता। यामासाची मन से बड़ा उदार था, इसलिए उसने अपने भाई की बात मान ली और बिना धनुष लिए अपने घर चला गया। लेकिन उसी समय से बड़े भाई ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह उसे जान से मार कर ही दम लेगा। अब उसे ऐसे अवसर की तलाश थी जब वह अकेले में अपने भाई को मार सके। एक दिन उसे ऐसा ही अवसर मिल गया। उसने देखा कि उसका भाई अकेले अकेले जंगल की ओर जा रहा है। वह एक तेज तलवार लेकर उसे मारने के लिए चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। यामासाची मन ही मन जानता था कि उसके भाई उमीसाची को उसका लौट आना अच्छा नहीं लगा है, इसलिए वह उसे मारने की कोशिश अवश्य करेगा। ऐसा सोचकर वह हमेशा सतर्क रहने लगा था। जब भी वह कहीं अकेले जाता तो अपने एक हाथ में ज्वार लाने वाली मणि लेकर चलता था। इस मणि का उसे एक लाभ यह भी होता था कि उसमें पीछे से आने वाले व्यक्ति की छाया भी दिखाई देने लगती थी। इसलिए जब उमीसाची धीरे धीरे उसके पीछे आने लगा तो यामासाची उसकी परछाई देखकर सतर्क हो गया था। जैसे ही उसके भाई ने उस पर वार करने की कोशिश की, तभी यामासाची ने मणि से कहकर ज्वार बुला लिया। उसका भाई अचानक आए ज्वार में घिर गया और डूबने लगा। वह घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। छोटे भाई को उसे डूबते देख दया आ गई। उसने दूसरी मणि निकालकर ज्वार को वापस भेज दिया। पानी पीछे जाने लगा। उमीसाची ने जब देखा कि अब उसके भाई के पास इतनी शक्ति है कि वह ज्वार बुला सकता है और फिर उसे वापस भेज सकता है, तो उसने हार मानकर अपने छोटे भाई से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। छोटा भाई तो था ही उदार हृदय। उसने अपने भाई से कहा, तुम्हें क्षमा तभी मिल सकती जब तुम अपनी सभी बुराइयों को ज्वार में लौटते हुए पानी में विसर्जित कर दो। उमीसाची ने ऐसा ही किया। बाद में उसने छोटे भाई से छीना जापान का राज्य भी उसे लौटा दिया। इस घटना के बाद से दोनों भाई शांति से रहने लगे और राजकाज में भी मिलजुल कर काम करते थे। अब जापान की प्रजा भी सुख शांति से रहने लगी। तो ये थी कहानी, जिसका काम उसी को साजे। और भूलिएगा नहीं, ये जो कहानी आपने सुनी ये हिंदी अनुवाद है एक जैपनीज़ कहानी का, वहाँ की एक लोक कथा का। तो देखिए कितना कुछ साझा होता है, कितना कुछ सरल भी होता है और कितना कुछ सुंदर भी होता है। और भी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे आपके पास। अभी अनुमति दीजिए प्रवीण शर्मा को। नमस्कार।